हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्याय स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू दोनों तरीके की प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जा रही है। अब मैं हर क्लास में आपको स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ कि इस टाइम पे आपको कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करिए, और रिवीजन से ज़्यादा अब आपको ज़रूरत है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और साथ में मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो रट्टा लगाया है, जो समझा है, उससे प्रश्न आपको बन रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है। आपने जो भी पढ़ा है उससे प्रश्न बन रहे हैं, ये कैसे चेक करेंगे आप? तो मॉक टेस्ट के माध्यम से मॉक टेस्ट दीजिए। फिर दे के उसको छोड़ नहीं देना। देखे कि हाँ नंबर कम आ रहे हैं, चलो छोड़ दो। देखिए नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है, और उसी गलती पे काम करिए, फिर उसको सुधार करिए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। तो यही क्या करेगा, आपके नंबर को बढ़ाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी पुख्ता करेगा। अब आप ये मत देखिए कि हमारा 2 टॉपिक छूट रहा कि 3 टॉपिक छूट रहा। अब आप ये देखिए कि हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपको ये टारगेट रखना है कि जितना हमने पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं देखना है कि हमारे 2 टॉपिक या 3 टॉपिक छूट रहे हैं। अगर आपने जितना पढ़ा है उससे भी एक भी प्रश्न अगर नहीं गलत हो रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपको सिलेक्शन के बिल्कुल करीब ले के जाएगा। तो आपको इस टाइम पे कुछ नया ना पढ़ के ये स्ट्रेटजी अपनानी है, रिवीजन वाली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और साइंस की तो आपकी ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पे हम अभी तक लगभग 700 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर और संभावित दोनों प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जा रही है। और टारगेट यही रहेगा कि जब तक आपका एग्जाम पास में नहीं आ जाता, तब तक लगभग हम 1500 प्लस संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जा रही है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आए हैं, रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये क्लासेस जो प्रैक्टिस सेट की चल रही हैं, आप इससे जरूर जुड़िएगा। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आप उतना भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिएगा, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण हो सकता है? बालों का झड़ना, गंभीर वजन बढ़ना, थकान, या फिर दिए गए सभी विकल्प। बताइए एड्स का लक्षण कौन सा हो सकता है? तो क्या एड्स में बाल झड़ते हैं? कैंसर में सुना है कि कैंसर में बाल झड़ते हैं, लेकिन एड्स में कभी भी बाल नहीं झड़ते हैं। और दूसरा देखिए, गंभीर वजन का बढ़ना ना, एड्स की बीमारी में वजन घटता है, वजन बढ़ता नहीं है। तो दिए गए सभी विकल्प ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थकान। ठीक है, ये तो हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एड्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि जब हमने विषाणु जनित रोग यानी वायरस से होने वाले रोगों को पढ़ा था, तब इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन में आया है तो जस्ट एक बार आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन ये एड्स होता किसके कारण है? तो एड्स होता है एचआईवी वायरस के कारण, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग है। इसमें जो रोगी होता है, जिस व्यक्ति को एड्स रोग होता है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। क्या होती है? इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। अभी हमने कल की ही क्लास में, परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एड्स का वायरस होता है, एचआईवी वायरस ना, ये टी हेल्पर सेल को ही मार देता है, जो कि हेल्प करता है रोगों को पहचानने में। पहचानेगा, फिर उसके लिए मेमोरी सेल को बोलेगा तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है याद करके। ठीक है, तो जो एचआईवी वायरस होता है वो टी हेल्पर सेल को ही मार देता है। तो जब हेल्पर सेल ही मर जाएगी तो कौन आ रहा, कौन जा रहा, यानी गेट कीपर तो होती है। तो अगर गेट कीपर ही मर जाएगा तो कौन आ
रहा कौन जा रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो जितने भी एड्स के रोगी होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जिससे अगर छोटी सी भी बीमारी हुई, जैसे जुकाम ही हो गया ना, तो जुकाम ये टीबी जैसे एक गंभीर बीमारी को पैदा कर देता है। यानी अगर जुकाम भी हो गया ना तो ये टीबी का रूप ले लेता है, छोटी सी चोट लग गई तो कैंसर का रूप ले लेगी। तो ये क्या होता है, एड्स के लक्षण होते हैं। अब एड्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को एड्स है। तो उसके लिए क्या होता है, भार अचानक से कम होने लगता है। जो व्यक्ति है उसका भार बहुत तेजी से कम होने लगता है, और साथ में ही रात में पसीना देखने को मिलता है, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और उसके अलावा किसी सामान्य बीमारी को भी वो लंबे समय तक उसको चला के रखेगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला कि अगर व्यक्ति को जुकाम भी हो जाता है तो जुकाम भी इतना बढ़ेगा कि वो टीबी के जैसे, इतना खांसी वगैरह आ जाएगा कि क्षय रोग के जैसे रूप ले लेगा। तो ठीक है, कोई भी सामान्य बीमारी है वो कैसे हो जाती है, गंभीर रूप ले लेती है। जैसे कि हैजा, कुछ इसके और लक्षण है, हैजा है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी एड्स के रोगी को, बुखार रहेगा, परमानेंट उसको हल्का-हल्का बुखार रहेगा, सिर दर्द बना रहता है। क्या होता है, सिर दर्द जो है वो बना रहता है, लसिकाओं में सूजन, ये सारे सिम्पटम्स हैं जो एड्स के रोगियों में देखने को मिलता है। और जो एड्स होता है ना, एड्स के को पहचानने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसको बोला जाता है एलिसा टेस्ट। क्या बोला जाता है, एलिसा टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ठीक है, तो ये हो गया एड्स के बारे में। अब इसके बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपघटक मृत पौधों और जंतुओं को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, ऑक्सीजन में, कूड़े में, या फिर उर्वरक में, किसमें परिवर्तित कर देते हैं। तो अपघटक आप सभी को पता है, अपघटक यानी डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो कि किसी भी जैविक पदार्थ को या जैविक पदार्थ को, यानी कुल मिला के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं, भोजन लेंगे और भोजन लेके उसको एकदम उपजाऊ ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। डिकम्पोजर, जैसे कि डिकम्पोजर में आते क्या क्या है, बैक्टीरिया आता है, क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। और ये मृत पौधों को, जंतुओं को, उसको क्या करेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, और सड़ा गला के उससे भोजन लेंगे और उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। और ह्यूमस मिट्टी में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ह्यूमस कैसा पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के जो अपघटक होते हैं, ये जितने भी जो सड़ी गली पदार्थ होती हैं उनको ह्यूमस में चेंज करेंगे, ह्यूमस मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी क्या करेगा, मिट्टी की उर्वरकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रव्य श्रेणी में ध्वनि कहलाती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि, सोनिक ध्वनि, सब सोनिक ध्वनि, या फिर प्रकाश ध्वनि। श्रव्य श्रेणी में ध्वनि कैसी होती है, तो देखिए आवृत्ति के आधार पे, ये ध्यान रखिएगा, आवृत्ति के आधार पे जो ध्वनि होती है वो 3 भागों में बटी होती है, अल्ट्रासोनिक, सोनिक और सबसोनिक। जो सबसोनिक होती है इसको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपश्रव्य। और अपश्रव्य ध्वनि कैसी होती है, जो 20 हर्ट्ज से भी कम हो, जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है इसको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसको जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं। कुछ जानवर हैं जो कि इनको सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसको नहीं सुन सकता। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं सोनिक ध्वनि। सोनिक ध्वनि को और क्या बोला जाता है, इसको अभी हम बोलते हैं श्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अब श्रव्य ध्वनि मतलब इतनी धीमी होती है, इतना स्लो साउंड होता है कि उसको ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। तो जो श्रव्य ध्वनि होगी वो 20 हर्ट्ज से तो ज़्यादा ही होगी। तो ये कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सोनिक ध्वनि यानी श्रव्य ध्वनि होती है। अब जो श्रव्य ध्वनि होती है इसको मनुष्य सुन सकते हैं, इसको मनुष्य सुन सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक ध्वनि इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको पराश्रव्य ध्वनि बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? पराश्रव्य। पराश्रव्य मतलब इसको भी नहीं सुना जा सकता है, लेकिन ये इतना तेज होती है इसलिए इसको नहीं सुना जा सकता। यानी श्रव्य से जब कम हो, देखिए बीच में क्या होती है श्रव्य, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इससे कम हो रहा, 20 हर्ट्ज से कम हो रहा, तो सब सोनिक यानी अपश्रव्य, यानी उसको भी नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि वो क्या होती है? स्लो होती है। और जब भी श्रव्य से ज़्यादा हो, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, तो किस में आ जाएगी? पराश्रव्य में आ जाएगी। तो इसकी रेंज कितनी होती है? आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज, इसकी आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। लेकिन कुछ जानवर होते हैं, जैसे जो डॉग्स होते हैं, वो इसको सुन लेते हैं। ठीक है, डॉग्स है, चमगादड़ हैं, ये क्या कर लेती हैं? इसको सुन सकती हैं। बैट है, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं, बिल्ली, चमगादड़, ये आसानी से पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। और जो सोनार और रडार होते हैं ना, सोनार और रडार भी इसी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, हाँ, तो सोनार एवं रडार यंत्र में इन्हीं का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा है? श्रव्य श्रेणी में ध्वनि, श्रव्य श्रेणी, तो श्रव्य श्रेणी को क्या बोलते हैं? सोनिक ध्वनि बोला जाता है। अभी अपश्रव्य बोला होता तब सब सोनिक टिक करते, और पराश्रव्य बोला होता तब फिर क्या करते? अल्ट्रासोनिक टिक करते। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों युक्त खनिज है। मैग्नेसाइट, कैल्साइट, कार्नेलाइट या फिर डोलोमाइट्स। बताइए क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ऐसा खनिज पूछा है जिसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो और कैल्शियम भी प्रेजेंट हो। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों किस में प्रेजेंट होता है? डोलोमाइट्स में प्रेजेंट होता है। जो डोलोमाइट्स होता है, डोलोमाइट्स का फॉर्मूला क्या होता है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। ठीक है, बाकी देखिए अगर मैग्नेसाइट पे आ जाए तो मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कैल्साइट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कार्नेलाइट, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। किसमें? कार्नेलाइट में। फॉर्मूला KCl.Mgcl2.6H2O, क्या? KCl.MgCl2.6H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम प्रेजेंट होता है प्लस मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ समय बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया करके बनाता है। लौह आयरन बनाता है, फेरिक आयन बनाता है, मैग्नीशियम आयन बनाता है, या फिर एक एंजाइम बनाता है। बताइए क्या करता है? तो जब भी सेब को काटा जाता है ना, तो उसके अंदर, सेब के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं या टूट जाती हैं। अब जब ये कोशिकाएं टूटेंगी तो सेब के अंदर कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं। वो पदार्थ क्या करते हैं? हवा के जब भी संपर्क में आएंगे तो आते ही वो भूरा कलर का एक, क्या बोलते हैं, भूरी कलर की परत बनाने का काम करने लगते हैं। तो अब कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? किसकी वजह से सेब भूरी कलर की परत बना लेता है? तो उसका नाम है PPO। ये शॉर्ट फॉर्म है PPO। PPO को और क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। क्या बोला जाता है? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज कहा जाता है। तो ये पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज PPO एंजाइम क्या करता है? ये हवा की, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में यह एंजाइम एक्टिव हो जाता है, और जब यह एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो सेब में जो फेनॉलिक यौगिक का होता है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फेनॉलिक यौगिक का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये क्या करेगा? एक भूरे रंग का यौगिक का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिए प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। जब सेब को काटे तो सेब की जो सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं। जब टूटेंगी तो उसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं PPO, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या हो जाएगा? सेब के कटने पे एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होके हवा के संपर्क में आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब समझते हैं ना, ऑक्सीकरण। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तब इसमें एक भूरे रंग का यौगिक बन जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि सेब जब काट के रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो भूरे कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि यह वायु से अक्रिया करके क्या बनाता है, लौह आयन बनाता है, फेरिक आयन बनाता है, मैग्नीशियम आयन बनाता है, या फिर एक एंजाइम बनाता है। तो एंजाइम की क्रिया होती है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रिया की वजह से भूरे रंग का यौगिक बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए किया जाता है, फेनॉल का, बेंजाइलडिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का, या फिर एसिटिक अम्ल का। तो देखिए फेनॉल का उपयोग किस में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में फेनॉल का उपयोग किया जाता है। बेंजाइलडिहाइड का उपयोग किस में किया जाता है, परफ्यूम में किया जाता है, सुगंध के लिए बेंजाइलडिहाइड का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का ये सिरका का मुख्य घटक होता है। ठीक है, जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरका का एक मुख्य घटक होता है। लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका उपयोग जैविक नमूनों के संरक्षण, जैविक नमूनों मतलब समझते हैं जो सैंपल्स होता है ना लेबोरेटरी वगैरह में, सैंपल को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं, सैंपल होते हैं, अब चाहे वो सैंपल पौधे के हो और चाहे वो जानवर के हों। देखिए आप लेबोरेटरी वगैरह में जाइए, अगर आप बायोलॉजी फील्ड से रहे होंगे, साइंस फील्ड से, तो आप देखिए प्लांट्स को या फिर जानवरों को एक जार में बंद करके रखा जाता है। बहुत पुराने जानवरों को, मृत जानवरों को एक जार में, या फिर उनके अंग को, उनके ऊतक को, कीट को, सबको एक जार में भर के रखा जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि बाद में दिखाया जा सके। ठीक है, लेबोरेटरी में उसका उपयोग किया जा सके। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको क्या ऐसे ही उपयोग कर लेते हैं कि इसकी भी कोई प्रोसेस होती है, तो नहीं, इसकी भी एक प्रोसेस होती है। क्या होता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो सामान्यतः ऐसे नॉर्मली ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। पानी में घोलने के बाद जो लगभग 37 से 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है ना, इसका उपयोग करते हैं किसी भी जीव जंतु को प्रिजर्व करने के लिए। कितना, 37 से लेके लगभग 40%। ठीक है, अब ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, संरक्षित कैसे करता है, तो सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करता है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। साथ ही जो टिश्यू होते हैं जानवर के या प्लांट के, उन टिश्यू को सड़ने से बचाने का काम फॉर्मेल्डिहाइड करता है। और जो भी सैंपल है उसकी ओरिजिनलिटी को, उसकी संरचना को लंबे समय तक बनाए रखने का काम करता है। अब जब ये काम करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होती है ना, आप वहाँ पे चले जाइए, हर एक जानवर, हर एक पत्ती आपको एक ऐसे कांच के जार में भरा रखा मिलेगा और उसमें एक लिक्विड डाला रहता है जो कि क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखती है, पिट्यूटरी, थायराइड, हाइपोथैलेमस, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत टाइम से रिवीजन भी नहीं हुआ है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंडों का। हम एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ग्लैंड कौन सा है, हाइपोथैलेमस। कौन से है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है ना, इसको हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोला जाता है। तो ये न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि पीयूष पर कार्य करता है। यानी जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन स्रावित होते हैं वो कहाँ पे करते हैं, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, इसको क्या कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड। अब सुपर मास्टर ग्लैंड इसको कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये पीयूष को ही रेगुलेट करने का काम करती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, उसको कंट्रोल और रेगुलेशन करने का काम कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है, और साथ ही जो प्रश्न में पूछा भी गया है ना, उसका भी करेक्ट आंसर यही है।
मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, बॉडी का टेम्परेचर ये हाइपोथैलेमस द्वारा ही कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि ही बोला जाता है। जो पीयूष ग्लैंड है ये मास्टर ग्रंथि ही होती है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी ग्लैंड होती हैं, उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। अब ये होती कैसे है? तो ये बिल्कुल एक मटर का दाना आपने देखा है ना, तो ये मटर के दाने के समान ऐसी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। और इसका वजन लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम के करीब इसका वजन होता है। और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दूसरी क्यों बोला मैंने? इससे छोटी और कौन सी होती है? तो जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, पीनियल ग्लैंड इससे भी छोटी होती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड कहा जाता है। बड़ा पी होगा, पीयूष ग्लैंड। ठीक है, इसको दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड कहा जाता है, जो आपका नेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को भी कंट्रोल करने का काम करती है। वृद्धि, लैंगिक विकास, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। अब जब पीयूष ग्रंथि इतना सारा काम करती है तो इससे हार्मोन भी बहुत सारे निकलते होंगे। तो बिल्कुल सही है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं। जैसे कि जो पहला हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। एक मिनट। ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन इसके नाम से ही क्लियर है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बॉडी के वृद्धि एवं विकास को संतुलित करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तब व्यक्ति कैसा रह जाएगा? बौना। ग्रोथ हार्मोन ही नहीं सिक्रेट होगा तो व्यक्ति की लंबाई ही नहीं बढ़ेगी, पूरा विकास ही नहीं हो पाएगा, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और वयस्कों में इसको किस रोग के नाम से जाना जाता है? साइमंड रोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साइमंड रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें जो रोगी होता है साइमंड रोग में बहुत पतला होता है और उम्र से अधिक दिखता है। दूसरा जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। अब जो ये ऑक्सीटोसिन है ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम है जो गर्भाशयी पेशी होती है ना, गर्भाशय की जो पेशी होती हैं उसको संकुचित करता है। क्या करता है? उसको संकुचित करने का काम करता है, जिससे जो लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होती है, इसीलिए इसको प्रसव पीड़ा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? तो जब भी डिलीवरी हो जाती है ना, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। हाँ, अगर दूध के निष्कासन की बात की जाए कि दूध का निष्कासन कौन करता है, तो निष्कासन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा, लेकिन निर्माण दूध का कौन करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा। इसीलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है, मदर हार्मोन। किस नाम से जाना जाता है? मदर हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक इसका और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ये बॉडी में जल को संतुलित करने का काम करता है, यानी जल की मात्रा को बैलेंस या संतुलित करने का काम कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH हार्मोन करता है। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, TSH। क्या? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने का काम करता है, सही ढंग से कार्य करने के लिए ये उद्दीप्त करता है किसको? थायराइड ग्लैंड को, इसीलिए इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन हो गए। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ लिया और पीयूष ग्रंथि पढ़ लिया। अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे। जो थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये कैसी होती है? ये H आकार की एक ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है, जो कि हमारे श्वास नली पे स्थित होती है और साथ ही ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अंतःस्रावी
ग्लैंड ये होती है, ठीक है। और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। अब मान लीजिए थायराइड, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाएगा जिसको बोला जाता है क्वाइटर। क्या हो जाता है, क्वाइटर हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म, जिसको जड़ मानवता कहा जाता है, जड़ मानवता रोग भी हो जाएगा। और एक और रोग है जिसको बोलते हैं मिक्सीडीमा। क्या बोला जाता है, मिक्सीडीमा कहा जाता है। तो ये तीनों क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन यानी थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसके अल्प सिक्रेशन से या कमी से ये रोग होते हैं। क्वाइटर तो पता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, इसमें जो गला है गले में सूजन देखने को मिलता है। जड़ मानवता ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, इसमें व्यक्ति कैसा हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है। और जो मिक्सीडीमा रोग है ना, इसमें व्यक्ति सुस्त पड़ जाता है। सुस्त क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, उपापचय की दर ही मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिससे इसमें व्यक्ति सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमने तीनों ग्लैंड को पढ़ लिया अच्छे से, पिट्यूटरी को भी, थायराइड को और हाइपोथैलेमस को भी। अब यहाँ पे पूछा है कि तापमान को नियंत्रित करने का काम और बनाए रखने का काम कौन करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी आशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, वर्षा जल, तालाब का पानी, कुएं का पानी या फिर समुद्र का पानी। किसको जो प्राकृतिक अशुद्धियां हैं इनसे मुक्त होके बिल्कुल आशुद्ध जल, प्योर डिस्टिल्ड वाटर माना जाता है। तो यहाँ पे सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हर एक प्रश्न में, सॉरी हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है। लैंग्वेज अलग अलग होती है लेकिन पूछा यही जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल। जो रेन वाटर होता है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है वाटर का। अब ये इसको प्योरेस्ट फॉर्म मानते कैसे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी पानी जलाशय भरा है, अब चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, नाला हो, तालाब हो, कुछ भी हो, जब उसमें सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो जो पानी है वो जल वाष्प रूप बन के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जब जल वाष्प के रूप में पानी ऊपर जाएगा तो जितनी भी गंदगी होती है गंदगी नीचे ही रह जाएगी, चाहे वो नमक हो या फिर कोई भी अशुद्धि है, गंदगी, ये नीचे ही, भारी कण नीचे ही रह जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर ही जाएगा और ये जाके बाष्प बन के जाएगा और जाके आसमान में संघनित हो जाएगा। संघनित होकर क्या करेगा, बादल का निर्माण करेगा। फिर बाद में यही बादल बूंद बूंद के रूप में टपकते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जो वर्षा जल होता है ना वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश डैश को कैद कर लेते हैं और उनको पत्तों पर कर लेते हैं जो उनके पत्तों पर पड़ता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। 1%, 10%, 15% या फिर 25%। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा कैद कर पाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 1%। जो 1% होता है ना सूर्य की प्रकाश की कुल ऊर्जा का, 1% ही ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कैद करते हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी के रूप में बदलते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में बदलने का काम करते हैं। और यही ऊर्जा फिर जो फूड चेन होती है ना उसमें आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन तंतुओं का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है, केवलर का, नायलॉन 66 का, टेरिलीन का या फिर लैक्शन का। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए क्या होगा। तो जो ब्रशों के बाल बनाए जाते हैं ना वो किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन 66 के बनाए जाते हैं। किसके, नायलॉन 66 के बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर होता है। क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है और इसका उपयोग ब्रश के बाल बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि यह मजबूत होता है और टिकाऊ होता है, मजबूत और टिकाऊ होता है, साथ ही फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीला भी होता है, जलरोधी होता है। जलरोधी का मतलब क्या होता है कि ये पानी में खराब कभी भी नहीं होता है, घर्षण सहनशील होता है और वजन में हल्का वजन का होता है। इसीलिए इसका उपयोग
नायलॉन 6 इसका उपयोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तांबा, कैल्शियम, लोहा या फिर जस्ता? देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देने के लिए आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी मैंने आपको कई बार पढ़ाई है कि जो सबसे अधिक सक्रियशील धातु होता है कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद लेड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर जाके कॉपर के बाद आता है एजी यानी चांदी, और फिर आता है एयू यानी गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय होता है क्या होता है? सोडियम होता है, सॉरी पोटेशियम होता है, और सबसे कम सक्रिय क्या होता है? गोल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? गोल्ड होता है। सोना ये सबसे कम सक्रिय होता है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए तांबा, कैल्शियम, लोहा और जस्ता में। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? इन 4 ऑप्शन में कैल्शियम सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा जिंक, जिंक के बाद आएगा लोहा, लोहा के बाद क्या आता है? कॉपर। यानी पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे आएगा लोहा, फिर चौथे में क्या आएगा? कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में, सभी ऑप्शन को अगर देखें तो 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु होगी, सबसे ज़्यादा अक्रिया करने वाली धातु कौन सी होगी? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद फिर आयरन है, तब फिर जाके तांबा है। ठीक है, तो तांबा तो सबसे लास्ट में आएगा। अगर इसमें पूछा होगा कि सबसे कम प्रतिक्रियाशील था तो तब जाके तांबा आता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का संचरण होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर चालन और संवहन दोनों? बताइए किस माध्यम से निम्न तापमान की उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का संचरण होता है? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर तो देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? संवहन। लेकिन होता कैसे है तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं चालन पे। चालन क्या होता है? सिर्फ ठोस वस्तुओं में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस माध्यम से होता है? चालन माध्यम से होता है। यहाँ पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण है ना, ये पार्टिकल के कंपन से होता है। जैसे मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, अगर आप इसको एक तरफ गर्म करेंगे तो इसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसीलिए देखिए कुकर कढ़ाई में हत्थे लगाए जाते हैं, हत्थे लगाए जाते हैं ना, वो इसी कारण लगाए जाते हैं। तो जब भी इसमें फ्लेम दी जाती है तो फ्लेम देने पे क्या होता है? इसके पार्टिकल्स अपने जगह पे मूव करते हैं, और मूव करके ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या करते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। लेकिन जो संवहन विधि है, संवहन द्रव और गैस दोनों में होती है। गैस में और द्रव दोनों में संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब होता कैसे है? जैसे मान लीजिए एक ये टब में पानी भरा है एक बाल्टी में, और नीचे से आप हीट दे रहे हैं, तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ये पहले गर्म हो जाएंगे। अब गर्म होके जब ये हल्के होंगे तो ये क्या करते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। जब ये ऊपर की तरफ बुलबुले के रूप में जाएंगे तो जो ऊपर पार्टिकल हैं उनको जगह कम पड़ेगी, तो देखेंगे कि भाई नीचे तो स्पेस खाली है, तो ऊपर के ठंडे पार्टिकल्स भारी रहते हैं तो वो कहाँ पे आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से गर्म पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और ठंडे पार्टिकल्स नीचे आएंगे। ये एक साइकिल चलती रहती है, और पूरे द्रव में, पूरे गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संवहन विधि। विकिरण विधि क्या होती है? इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम तो 3 ही होते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस चालन विधि का फॉलो करता है, संवहन ये गैस और द्रवों के लिए होता है, विकिरण के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए होता है। निर्वात में भी हो सकता है, इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो जो सूर्य से पृथ्वी तक आती है ना रोशनी, प्रकाश आता है, ऊष्मा आती है, वो किसके माध्यम से आती है? विकिरण प्रोसेस के द्वारा या विकिरण विधि के द्वारा ही वहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है? किस किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से, अणुओं की वास्तविक गति कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे देखिए ठोसों में चालन विधि का जो फॉलो करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, यानी कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है, अणुओं की गति नहीं होती। तो वास्तविक गति किसमें देखी जाती है? गैस और द्रव में देखी जाती है, और गैस और द्रव के लिए कौन सी विधि होती है? संवहन विधि होती है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? अनुकूलन, अजैव घटक, आवास या फिर जैविक घटक?
ठीक है। तो बताइए अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जीवों में जो अपने वातावरण, अपने परिवेश के अनुसार जो ढलने की प्रवृत्ति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। यानी जैसा परिवेश हो उसी के अनुसार अगर हम एडॉप्ट हो जाते हैं तो उसको अनुकूलन कहा जाता है। जैसे कि ऊँट के पैर, लंबे पैर, और जो जो लंबे लंबे पैर होते हैं वो रेगिस्तान के अकॉर्डिंग ही, रेगिस्तान में रहते रहते ही वो लंबे पैर से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम जाता है, बॉडी तक जो रेत का टेम्परेचर है वो कम जाता है। इसीलिए ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि जो रेत की गर्माहट है वो उसके शरीर तक कम पहुँच पाए। अजैव घटक और जैविक घटक क्या होते हैं? तो अजैविक घटक वो होते हैं जो कि पर्यावरण के निर्जीव भाग होते हैं। जितने भी पर्यावरण के निर्जीव भाग हैं उसको क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के जो निर्जीव भाग हैं उनको अजैव घटक के रूप में जाना जाता है। अब अजैव घटक में आएंगे क्या क्या? तो जल किस में आएगा? अजैव घटक में। वायु अजैव घटक में। मिट्टी यानी सॉइल किस में आएगा? अजैव घटक में। सनलाइट किस में आ जाएगा? अजैव घटक में। तापमान किस में आएगा? अजैव घटक में। आर्द्रता, खनिज, ये सब किस में आ जाएंगे? अजैव घटक में। जस्ट इसका अपोजिट पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी जीवित चीजें होती हैं, जीवित भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है? जैव घटक बोला जाता है। अब जैव घटक में जीवित में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे पौधे, ये जैव घटक में। मनुष्य, कोई भी कीड़े मकोड़े, जैव घटक में। जानवर, ये किस में आ जाएंगे? जैव घटक में। फफूंद, फंगस, ये किस में आ जाएंगे? सब जैव घटक में आ जाएंगे। यानी जो जीवित है वो किस में आएंगे? जैव घटक में आएंगे। और आवास क्या होता है? तो जो रहने का स्थान, प्राकृतिक जो रहने का स्थान होता है जहाँ पे वो भोजन करता है, कोई भी जीव रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा कि किसी जीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? आवास। जैसे मछली का आवास जल हो गया, शेर का आवास जंगल हो गया, ऊँट का आवास रेगिस्तान। तो ये सब क्या है? सजीव के रहने वाला परिवेश ही है जिसको कि आवास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलते समय बाष्पीकृत नहीं होता है? बताइए कौन सा ईंधन है जो जलते टाइम बाष्पीकृत नहीं होता? मिट्टी का तेल, पिघला हुआ मोम, चारकोल, या मिट्टी के तेल और पिघला हुआ मोम दोनों? कौन सा ईंधन है जो कि वेपोराइज नहीं होता, बाष्पीकृत नहीं होता है? तो जो मिट्टी का तेल होता है ना, ये बाष्प बनकर जलता है, यानी ये बाष्पीकृत होता है। पिघला हुआ मोम भी बाष्प बनकर जलता है। चारकोल ठोस कार्बन है, ये सीधे सतह पर जलता है लेकिन बाष्पीकृत नहीं होता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी में क्या दिया है? मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि ये दोनों क्या होते हैं? बाष्प बन के जलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा नहीं है? तिपतिया, घास, सोयाबीन, तुलसी, या फिर अल्फाल्फा? कौन से ऐसे जो प्लांट हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते? देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करेगा? वही पौधे करेंगे जिनके जड़ों में क्या पाया जाए? राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाएंगी। जिसके भी जड़ों में राइजोबियम के जीवाणु की गांठें पाई जाएंगी वही अधिकतर क्या करते हैं? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और ये जो राइजोबियम जीवाणु की जो गांठें पाई जाती हैं, ये ज़्यादातर किन में पाई जाती हैं? दलहनी पौधों में पाई जाती हैं। किस में? दलहनी पौधों में पाई जाती है। तो यहाँ पे बताइए क्या तुलसी जो है, तुलसी दलहनी पौधा होता है? नहीं होता। तो इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो तुलसी होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज हमने लगभग हर एक प्रश्न से 1 से 2 प्रश्नों को कवर किया है, यानी 30 से लेके 35 प्रश्न की क्लास आज की हमारी रही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही प्रोडक्टिव क्लास ये आपके लिए रहेंगी। तो चलिए आज के लिए ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।